Hello students. After so long, we are going to start our channel again and we shall see the topic of CSIR net physics. First topic, that is mathematical physics. It's not the topic, it is the sub-subject of the physics, you can say. Okay. So here under I have attached the syllabus of mathematical physics, which is this one. अब सिलेबस अगर आप देखोगे तो सिलेबस ज्यादा बड़ा नहीं है और ज्यादा लेंथी भी नहीं है, लेकिन एक लेवल तक इसे आप लेंथी समझ सकते हो जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तब। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो टॉपिक दिख रहा है आपको वो डायमेंशनल एनालिसिस है और उसके बाद वेक्टर अलजेब्रा एंड वेक्टर कैलकुलस। तो जो डायमेंशनल एनालिसिस टॉपिक है ये आपको आता है बहुत अच्छे से, इतना ज्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। तो मैं स्टार्टिंग करूंगा अपने टॉपिक की वेक्टर अलजेब्रा एंड वेक्टर कैलकुलस से। ठीक है, तो जैसे जैसे कि मैंने वेक्टर अलजेब्रा का पहले एक बेसिक लेक्चर आपके लिए बना रखा है, जिसके अंदर मैंने वेक्टर्स की टाइप्स वगैरह, वेक्टर के अंदर डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये सब टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। तो उस लेक्चर का जो लिंक है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में और एंड स्क्रीन तीनों पर प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं उस लेक्चर को। ठीक है, तो स्टार्टिंग अब ये आप समझ सकते हो कि ये वेक्टर अलजेब्रा का हमारा सेकंड लेक्चर है। ठीक, वेक्टर अलजेब्रा। So we are going to start, or we can say we are going to continue our vector algebra, that is our mathematical physics for CSIR net physics। तो इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, कुछ एक्सप्लेनेशंस ऐसी हैं जो जैम एग्जाम के अंदर इंक्लूड होती है और कुछ ऐसी हैं जो जैम से हटके हैं, यानी कि थोड़ा सा एडवांस लेवल की है। तो जो वेक्टर अलजेब्रा का टॉपिक है इसे इसे आप लेक्चर 2 बोल रहे हो, लेक्चर 2। आप तो क्या बोल रहे हो, मैं ही बोल रहा हूँ, आप तो जस्ट सुन रहे हो। ठीक है, तो इसमें हम डिस्कशन क्या करने वाले हैं, मैं उन टॉपिक्स के पहले नेम लिख रहा हूँ कि हम स्टार्टिंग में क्या डिस्कस करेंगे और उसके बाद हमारा फ्लो है वो किस तरह से चलता जाएगा। तो पहले हमने जो डिस्कस कर चुके हैं वो आप उस आई बटन पे जो लेक्चर का नेम आ रहा है लेक्चर 1, पहले वो देखिए, उसके बाद ये सेकंड लेक्चर है इसे देखिए। इसके अंदर हम स्टार्टिंग से चल रहे हैं अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम के नेम सुने होंगे, कार्टेशियन, स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल। ये तीनों टाइप के हम कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो स्टडी करेंगे। कार्टेशियन, स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल तीनों टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम देखेंगे। उसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा सेकंड टॉपिक, जिसका नेम हम दे रहे हैं, उसे बोलना है हमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेक्टर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेक्टर फ्रॉम वन कोऑर्डिनेट सिस्टम टू सेकंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी कि हम कार्टेशियन से स्फेरिकल में, या फिर स्फेरिकल से सिलेंड्रिकल में, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि कार्टेशियन से स्फेरिकल में और कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल में, इनमें हम कैसे एक वेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हम देखेंगे। और जो थर्ड टॉपिक हमारा आएगा उसमें हम पढ़ेंगे ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। ठीक है, ये कुछ हमारे फर्स्ट डेरिवेटिव है, इन्हें आप फर्स्ट डेरिवेटिव बोलते हो, फर्स्ट डेरिवेटिव। और इसके बाद जो फोर्थ टॉपिक है उसमें हम सम अदर सेकंड डेरिवेटिव पढ़ेंगे, सम अदर सेकंड डेरिवेटिव्स। और इस टॉपिक के बाद हम फिफ्थ टॉपिक है उसके अंदर लाइन, सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल्स। एंड सिक्स्थ जो टॉपिक है उसके अंदर कुछ फंडामेंटल थ्योरम्स हैं, वो हम स्टडी करेंगे, फंडामेंटल थ्योरम। अब फंडामेंटल थ्योरम के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट होगी, ठीक है, एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डाइवर्जेंस होगी। जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डाइवर्जेंस है उसको हम गोस डाइवर्जेंस थ्योरम भी बोलते हैं, गोस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, और
एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कर्ल है, कर्ल, जिसे हम स्टोक्स थ्योरम का नेम भी देते हैं, स्टोक्स थ्योरम। और फोर्थ जो थ्योरम है वो हम पढ़ेंगे ग्रीन्स थ्योरम। ठीक है, ये कुछ टॉपिक हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, 6 टॉपिक्स। ये हमारे वेक्टर अलजेब्रा का पार्ट है। ये टॉपिक्स कंप्लीट होने के बाद मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका वेक्टर अलजेब्रा और वेक्टर कैलकुलस का जो सिलेबस है, मैथमेटिकल फिजिक्स ऑफ CSIR नेट फिजिक्स, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। तो स्टार्टिंग हम आज कोऑर्डिनेट सिस्टम से कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम में पहले हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखेंगे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मैं बिल्कुल आपको बेसिक से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको पता भी नहीं चलेगा कि बेसिक से एडवांस तक हम कब पहुंच गए। फ्लो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो चीजें आसानी से क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपने बेसिक क्लासेस से सुना होगा कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम एक कोऑर्डिनेट को एक्स, वाई और जेड से डिनोट करते हैं, और सिंपल हम 3 एक्सिस ड्रॉ करते हैं, जिसके अंदर एक एक्सिस को हम वाई एक्सिस का नेम देंगे, एक का एक्स, और थर्ड एक्सिस को जेड एक्सिस का नेम देंगे। अब कोई भी पॉइंट है, उस पॉइंट को या फिर किसी कोऑर्डिनेट को अगर मैं लिखता हूं एक्स, वाई और जेड, ठीक है, तो उस कोऑर्डिनेट का अगर मैं पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करूं, मान लीजिए मैं एक उस कोऑर्डिनेट का पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं, तो जो पोजीशन वेक्टर है मेरा, वो ये पॉइंट मैंने एज्यूम किया पी, तो उसका पोजीशन वेक्टर पी तक का ए अगर मैं कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं, तो हम ए वेक्टर को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के कंपोनेंट्स में इस तरह लिख सकते हैं, ए एक्स एक्स कैप प्लस ए वाई वाई कैप प्लस ए जेड जेड कैप। ठीक है, जिसके अंदर ए एक्स क्या होता है, ए एक्स वो वैल्यू होती है जो ए की, ए वेक्टर की एक्स के अलोंग कंपोनेंट आप लोगे, उसे हम ए एक्स बोलेंगे। और यहां से अगर देखो, यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है उसे हम ए वाई बोलेंगे, और जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसे हम ए जेड बोलेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हम ए एक्स, ए वाई और ए जेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में बना सकते हैं। और जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूनिट वेक्टर्स होते हैं एक्स कैप, वाई कैप एंड जेड कैप, वो एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर और वाई के अलोंग वाई कैप और जेड के अलोंग जेड कैप, इनकी डायरेक्शन हमेशा फिक्स होती है। मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है यूनिट वेक्टर का, आपको पता है कि मैग्नीट्यूड ऑलवेज 1 है, और यूनिट वेक्टर्स आर ऑलवेज इन द, अगर मैं इसकी लिखूं डायरेक्शन लिखूं, तो यहाँ पे आप ये वर्डिंग लिख सकते हो, यूनिट वेक्टर्स आर ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ देयर इंक्रीजिंग कोऑर्डिनेट्स। मतलब कि जिस डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट इंक्रीज करेगा उसी डायरेक्शन के अंदर यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होगी। यानी कि इस डायरेक्शन में अगर हम चल रहे हैं तो इस डायरेक्शन में y कोऑर्डिनेट इंक्रीज कर रहा है, तो y कैप इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, हमेशा ये डायरेक्शन है वो फिक्स्ड रहेगी। तो ये तो हुआ उस वेक्टर को डिनोट करने का। अब हम अगर पोजीशन वेक्टर की बात करें, तो ये जो ए वेक्टर मैंने लिखा है, ए वेक्टर पोजीशन वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर की अगर मैं वैल्यू लिखना चाहूँ, ए वेक्टर जिसका कोऑर्डिनेट मुझे एक्स, वाई और जेड गिवन है, तो उसकी वैल्यू हम लिखते हैं एक्स एक्स कैप प्लस वाई वाई कैप प्लस जेड जेड कैप। बिकॉज आपको पता होगा पोजीशन वेक्टर क्या लिखते हैं हम, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट इनटू उसका यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो उसी तरह से मैंने ये ए वेक्टर लिख दिया। पोजीशन वेक्टर, इसे आप ऐसे बोल सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, पॉइंट पी। ठीक, अब पोजीशन वेक्टर मैंने ए लिखा है, तो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, पहले मैं ए वेक्टर यहाँ लिख रहा हूँ, ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स एक्स कैप प्लस वाई वाई कैप प्लस जेड जेड कैप। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस  वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। So, आप ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सो आप ए वेक्टर का
यूनिट वेक्टर लिखना चाहो तो यूनिट वेक्टर को हम लिखते हैं वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इसके अंदर सिंपल डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे तो ए कैप की वैल्यू हम लिखेंगे वो x बाय अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र। ठीक है, प्लस में एक्स एक्स कैप, प्लस में वाई वाई कैप, प्लस में जेड जेड कैप। ठीक है, अब एक बात और, मान लीजिए मैं उस डायग्राम को रीड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये z एक्सिस, यहाँ पे पॉइंट अपना है P, जिसका कोऑर्डिनेट मैंने x, y और z लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस P पॉइंट से मैं छोटी सी डिस्टेंस आगे चल रहा हूँ, थोड़ी सी, जिसे मैं dl का नेम दे रहा हूँ। dl हमारे पास क्या होता है, dl होता है सिंपल इनफाइनाइट सिंबल, dl इज इक्वल टू इनफाइनाइट सिंबल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मान लीजिए मैं P पॉइंट से, ये P जो पॉइंट है, इस P पॉइंट से मैं Q पॉइंट तक मूव ऑन कर रहा हूं, और Q पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है मैं वो लिख रहा हूं x प्लस डी एक्स, वाई प्लस डी वाई एंड z प्लस डी जेड। ठीक है, तो उस केस में हमारा जो इनफाइनाइट सिंबल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर dl है, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू डिफाइन करने के लिए मैंने अगर P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर r माना है, ठीक है, तो मान ये है Q पॉइंट, तो ये हम कैसे मूव कर रहे हैं, P से Q मूव कर रहे हैं, यानी कि मैं पोजीशन वेक्टर r से मूव कर रहा हूं r वेक्टर प्लस dl वेक्टर। ठीक है, और P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो मैंने x y z मूव लिया था, और उससे मैं मूव कर रहा हूं Q पॉइंट, जिसका कोऑर्डिनेट x प्लस डी एक्स, वाई प्लस डी वाई एंड z प्लस डी जेड मैंने एज्यूम किया है। तो P से Q तक मूव करने के लिए मैंने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर dl कंसीडर किया है। तो उस dl की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे उस dl वेक्टर की वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे dx x कैप प्लस dy y कैप प्लस dz z कैप। ठीक है, समझ में आ गया इतना? तो अब अगर हम एक स्मॉल एलिमेंटल क्यूब कंसीडर करते हैं, एलिमेंटल क्यूब मतलब आप एक छोटा सा क्यूब कंसीडर करिए, मैंने एक क्यूब बनाया, ठीक है, जिस क्यूब की मैं, ये जो पोजीशन वेक्टर है, एक कॉर्नर का पोजीशन वेक्टर मैंने एज्यूम कर लिया dl। ठीक है, dl वेक्टर, तो dl वेक्टर क्या होगा कि एक साइड उसकी होगी dx, एक साइड उसकी dz और एक साइड उसकी dy होगी। ठीक है, तो अब ये y कैप डायरेक्शन थी, ये z कैप डायरेक्शन है, और ये डायरेक्शन मेरी x कैप है। तो उस केस के अंदर हमारे पास इस क्यूब की जो वॉल्यूम मैं लिखूंगा, वॉल्यूम, ठीक है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो यहाँ पे वॉल्यूम एलिमेंट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, वो तो हमने पहले डिस्प्लेसमेंट, इनफाइनाइट सिंबल डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट देखा। ठीक है, अब वॉल्यूम एलिमेंट लिखेंगे तो वॉल्यूम एलिमेंट डीएल वेक्टर जो था, डीएल वेक्टर, ठीक है, ये तो सिंपल एक कोड, इसके ये वर्टेक्स मैंने लिखा है, इसका पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया है। ठीक, तो हम वॉल्यूम एलिमेंट को डी टाउ से डिनोट करते हैं, किससे, डी टाउ से। तो डी एल तो हमारा पोजीशन वेक्टर था, अब डी टाउ अगर हम लिखेंगे तो साइड्स की डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, यानी कि डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड, ये हमारा वॉल्यूम एलिमेंट हो गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर, क्योंकि साइड्स है जो हमारी इस क्यूब की, स्मॉल क्यूब की, वो डी एक्स, डी वाई और डी जेड मैंने कंसीडर किया है। ठीक है, अब वॉल्यूम एलिमेंट के बाद मैं बात करता हूँ एरिया एलिमेंट की। एरिया एलिमेंट, एरिया एलिमेंट अब कैसे लिखेंगे, एरिया एलिमेंट डी ए। अब एरिया वेक्टर क्वांटिटी हम लेते हैं, ठीक है, तो एरिया एलिमेंट, पहली बात तो हमें ये देखना पड़ेगा कि एरिया कितने टाइप्स का होता है। एरिया हमारे पास सिर्फ दो टाइप का एरिया होता है, जिसे हम पहला क्लोज्ड सरफेस बोलते हैं, क्लोज्ड सरफेस का एरिया, और सेकंड टाइप का है वो है ओपन सरफेस। अब क्लोज्ड सरफेस क्या होता है और ओपन सरफेस क्या होता है, ठीक है, तो क्लोज सरफेस कोई भी, एनी वॉल्यूम इज सराउंडेड बाय क्लोज्ड सरफेस,
कोई भी वॉल्यूम है वह हमेशा क्लोज सरफेस से सराउंड होती है। अब जैसे अगर मैं क्यूब की बात करूं तो क्यूब का जो बाहर का एरिया होता है, आउटर एरिया, वो उस अंदर वाली जो वॉल्यूम होती है वो उस बाहर वाले एरिया से सराउंड होती है। ठीक है, तो एक क्लोज्ड सरफेस से कोई भी वॉल्यूम है वो क्लोज्ड सरफेस से सराउंड होती है। ठीक है, और ओपन सरफेस क्या होता है? एनी ओपन सरफेस is surrounded by closed line। कोई भी क्लोज्ड सरफेस है, ओपन सरफेस है, सॉरी, मान लीजिए मैं 2D का केस कर रहा हूं, तो 2D का केस में एक मैंने प्लेन कंसीडर किया, स्क्वायर कंसीडर किया। इस स्क्वायर का जो सरफेस है ये ओपन सरफेस है 2D के अंदर। ठीक है, तो ये बाहर वाली जो लाइन, आउटर लाइन आपको दिख रही है, इस लाइन के कॉम्बिनेशन से ये ओपन सरफेस बना है, और ये लाइन क्या है? क्लोज है, यहां से स्टार्ट हुई और यहां पे आके एंड हुई। ठीक है, तो क्लोज्ड ओपन सरफेस होता है वो कोई भी क्लोज्ड लाइन से सराउंड होता है, और जो क्लोज्ड सरफेस होता है उसकी जो वॉल्यूम होती है वो क्लोज्ड सरफेस से सराउंड होती है। ठीक, अब हमें पहले एरिया एलिमेंट लिखते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्लोज्ड सरफेस के लिए। क्लोज्ड सरफेस, तो क्लोज्ड सरफेस के लिए एरिया एलिमेंट किस तरह से लिखेंगे हम? क्लोज्ड सरफेस में मैंने वही माना, एज्यूम किया, क्या? एक क्यूब। ठीक है, एक क्यूब जो मैंने कंसीडर किया है, उस क्यूब के कोई भी मैंने एक सरफेस कंसीडर कर लिया, आउटर सरफेस। मान लीजिए मैं यही वाला सरफेस एज्यूम कर लेता हूं, दिस सरफेस ओनली। ठीक, दिस आउटर सरफेस आई हैव कंसीडर्ड। सो इन दिस आउटर सरफेस आई हैव टू एज्यूम ए सिंपल एलिमेंट, एरिया एलिमेंट मैं कंसीडर कर रहा हूं। तो अब देखिए, जो एरिया एलिमेंट मैंने एज्यूम किया है, ये डायरेक्शन में y, ये डायरेक्शन में z, और ये डायरेक्शन में x ले रहा हूं। तो इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में मैंने dy एज्यूम कर लिया, और इस डायरेक्शन में मैंने dz एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो अब क्या है कि इस केस के अंदर पहला, ये अगर इस क्यूब की जो साइड है वो मैंने a एज्यूम किया है, क्या है साइड उसकी a, तो ये आउटर जो प्लेन मैंने मान एज्यूम किया है, उस प्लेन को हम क्या बोलेंगे? x इज इक्वल टू जीरो प्लेन, सॉरी x इज इक्वल टू ए प्लेन, नॉट जीरो प्लेन। जो जीरो प्लेन है वो तो ये पीछे वाला प्लेन होगा, लास्ट वाला। ठीक है, तो x इज इक्वल टू ए प्लेन के ऊपर मेरे पास एरिया एलिमेंट की वैल्यू मैं अगर लिखना चाहूं तो वो dy इंटू डी जेड और मल्टीप्लाई में एक्स कैप इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब रीजन क्या है एक्स कैप लिखने का? इसमें जो डायरेक्शन होती है वो हम क्लोज सरफेस में एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन किस तरह से लिखते हैं, मैं इसको एक वर्डिंग की फॉर्म में लिख रहा हूं। इन ए क्लोज्ड सरफेस डायरेक्शन ऑफ डी ए इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस पॉइंटिंग आउटवर्ड। ठीक है, हमेशा क्लोज सरफेस के ऊपर जो डायरेक्शन है एरिया एलिमेंट की वो परपेंडिकुलर होगी उस सरफेस के, और आउटवर्ड उसको पॉइंट करेगी। यानी कि इस सरफेस के एक माइनस एक्स कैप भी हो सकती है, प्लस एक्स कैप, लेकिन जो क्लोज सरफेस है उसके हमेशा आउटवर्ड ही होगी। कोई भी सरफेस आप क्लोज सरफेस लोगे, उसके जो डायरेक्शन है एरिया एलिमेंट की हमेशा उसके परपेंडिकुलर और आउटवर्ड ही होगी। ठीक है, सिमिलर वे में अगर पहला केस मैंने ये x इज इक्वल टू ए प्लेन वाला लिया, मैं साइड में अगर मैं अब ये प्लेन एज्यूम करता हूं, मान लीजिए कौन सा प्लेन? दिस प्लेन। अगर मैं इस प्लेन को एज्यूम करता हूं तो इस प्लेन में मेरे पास क्या होगा? इस प्लेन में देखिए, एक मुझे छोटा एलिमेंट कंसीडर करना पड़ा, जिस एलिमेंट की साइड है वो ये साइड मैंने dx मान ली और ये साइड मैंने dz मान ली। ठीक है, तो यहाँ पे dA होगा, ये प्लेन कौन सा है? y इज इक्वल टू ए प्लेन। ठीक है, y इज इक्वल टू ए प्लेन के अंदर एरिया एलिमेंट में लिखूंगा क्या? dA इज इक्वल टू dx dz इंटू ये पॉइंटिंग आउटवर्ड y कैप, दैट इज y कैप। ठीक, अब अगर y इज इक्वल टू जीरो प्लेन लू मैं, y इज इक्वल टू जीरो प्लेन, y इज इक्वल टू जीरो प्लेन कौन सा होगा? y इज इक्वल टू जीरो प्लेन होगा ये वाला प्लेन, देखो दिस प्लेन। अगर इस प्लेन में कोई मैं ले रहा हूं
कंसीडर कर रहा हूँ एक एलिमेंट, तो उस एलिमेंट की ये मैं dx मान रहा हूँ और ये dz मान रहा हूँ। तो उसमें डायरेक्शन जो होगी वो डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, दैट इज माइनस वाई कैप। तो y इज इक्वल टू 0 प्लेन के अंदर एरिया एलिमेंट जो होगा वो dx dz इंटू माइनस वाई कैप। सिमिलर वे में आप अदर प्लेन्स की जो क्लोज सरफेस जो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है उनकी एरिया एलिमेंट में डायरेक्शन और वैल्यू दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसके बाद बात करने जा रहा हूं हमारे सेकंड एरिया टाइप के एरिया की, जो ओपन सरफेस फॉर्म करता है। ओपन सरफेस, देखिए ओपन सरफेस। तो ओपन सरफेस में देखो, ओपन सरफेस में जो है, मान लीजिए मैं एक ओपन सरफेस ड्रॉ कर रहा हूं दिस, ठीक है, और मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एज्यूम किया है ये एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। तो अब देखो ये वाई जेड है, वाई जेड प्लेन है ना, तो वाई जेड प्लेन के अंदर एक्स की वैल्यू क्या होती है, वाई जेड प्लेन के अंदर एक्स की वैल्यू 0 होती है। मैं एज्यूम कर रहा हूं ये ओपन सरफेस में डायरेक्शन कुछ इस तरह से गिवन है, इन दिस वे, ठीक है। तो इन दिस वे अगर डायरेक्शन गिवन है तो उस केस के अंदर मैं यहाँ पे एक स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसीडर करूंगा जिसकी वैल्यू dA होगी, और वो वैल्यू होगी किसके इक्वल, इसकी साइड में dy, ये वाली साइड, और ये वाली साइड में dz एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक। तो dA की वैल्यू dy इंटू dz होगी। अब डायरेक्शन कौन बताएगा इस केस के अंदर, उस केस में तो ये था क्लोज सरफेस में कि हमेशा परपेंडिकुलर होगी और आउटवर्ड पॉइंट करेगी, बट इस केस में हमें डायरेक्शन जो बताएगा वो डायरेक्शन राइट हैंड रूल बोलेगा। राइट हैंड रूल का ही हम पूरे ईएमटी वगैरह के अंदर भी बहुत ज्यादा यूज करना है, डायरेक्ट राइट हैंड रूल का। और मैथ के अंदर भी हम क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह जो कुछ भी करते हैं, तो एरिया एलिमेंट वगैरह भी लिखते हैं, तो उसके अंदर राइट हैंड रूल का बहुत ज्यादा यूज है। राइट हैंड रूल क्या होता है कि हम अपने राइट हैंड की जो फिंगर्स होते हैं उन फिंगर्स को कर्ल करते हैं इन द डायरेक्शन गिवन, जो गिवन डायरेक्शन है, यहाँ पे डायरेक्शन है ये वाली, तो इस डायरेक्शन के अंदर हम अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे। जब कर्ल करेंगे जो थंब होगा, जो थंब है वो हमें डायरेक्शन देगा इस एरिया एलिमेंट की। तो यहाँ पे जब हम कर्ल कर रहे हैं इस डायरेक्शन में फिंगर्स को, तो उस डायरेक्शन में जो थंब है वो हमारा पॉइंटिंग आउटवर्ड है, आउटवर्ड पॉइंट कर रहा है, तो हम उस डायरेक्शन को एक्स कैप लिख रहे हैं, ठीक है। समझ में आया, क्योंकि आउटवर्ड जो पॉजिटिव डायरेक्शन है वो प्लस एक्स एक्स कैप ही तो है, और क्या है, ठीक। समझ में आ गया ये चीज। अगर इसी तरह से मैं यहाँ पे ये लिखता, ये मैंने बना दिया, और इसमें जो डायरेक्शन दे रखी है वो मेरी ये डायरेक्शन है। उस केस में तो एंटी क्लॉकवाइज थी, इसमें मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनाई ये वाली। तो अब इस केस में ये y ये z, ठीक है, इस डायरेक्शन के अंदर अगर हम अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे तब जो थंब देगा वो हमें इनवर्ड की पोजीशन देगा, और इनवर्ड हमारा माइनस एक्स कैप है। तो यहाँ पे मैं अगर एरिया एलिमेंट लिखूंगा तो वो होगा dy dz इंटू माइनस एक्स कैप। समझ में आ गया राइट हैंड रूल कैसे यूज करना है और एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन और वैल्यू कैसे लिखनी है, ठीक है। तो इसमें हम ओपन सरफेस में इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एरिया एलिमेंट, वॉल्यूम एलिमेंट और लाइन जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो डिस्कशन कर लिया, और उसमें हम पोजीशन वेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे उसकी वैल्यू लिखते हैं, यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये सब बातें हमने आज की इस टॉपिक में डिस्कशन किया है। जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर मैं जो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स है उसकी कंप्लीट डिस्कशन करूंगा, उसके अंदर लिमिट्स किस तरह से लेनी है इंटीग्रेशन में, उसमें ये जब चीजें हैं वो किस तरह से सोल्व करना है। और इसमें देखिए x की जो लिमिट है वो माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी से होती है, सिमिलर वे में y की लिमिट्स होती हैं, और सिमिलर वे में हमारे पास z की लिमिट्स होती हैं। जो z वेरी करता है वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, तीनों कोऑर्डिनेट वेरी करते हैं। बट जो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट और सिलेंड्रिकल है उनमें जो लिमिट्स है कोऑर्डिनेट की वो चेंज होती रहती है, ठीक है, वो चेंज होगी, वो हर एक केस के लिए अलग होगी, तो वो हम देखेंगे कि उसमें वैल्यू कैसे लेते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के साथ, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जो इस CSIR नेट फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं, जैम वगैरह की कर रहे हैं, या गेट की कर रहे हैं, जेस्ट की कर रहे हैं, सभी एग्जाम्स के अंदर आपको इसी चीज से होकर गुजरना पड़ेगा ही पड़ेगा। बट क्वेश्चंस का जो लेवल है वो लेवल चेंज होता रहता है, उसके लिए आपको जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सकती है उतनी ज्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए।
अपने डाउट्स सोल्व कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कीजिए, तभी आप अच्छे से प्रिपरेशन है वो कर पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, घर रहें, सुरक्षित रहें। बाय बाय।